हेलो बच्चों, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। आज हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आज का टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन हमने पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ठीक है, इस टॉपिक को थोड़ा सा कम हम लोग इसलिए भी कहेंगे। देखो, आपको ये समझ में आएगा कि ये जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चंस फिक्स हैं। जैसे कि मान लो 2 क्वेश्चन आने हैं इस टॉपिक से। हर साल 2 क्वेश्चन आता है, तो इस साल भी 2 क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन ही आएगा, और ये भी मैं इस चैप्टर में फिक्स बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे या फिर कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे। तो ये इतना आसान सा चैप्टर है कि आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आसानी से ना। 2 बस आपको क्या करना, मैं जहाँ पे बताऊँगा वहाँ पे आपको कर लेना है। तो 3 लेक्चर में हमारा लगभग ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 3 लेक्चर में आपके हाथ में आराम से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा। 3 लेक्चर लगेंगे और 2 चैप्टर, यानी आपका निपट जाएगा, है ना। जल्दी जल्दी से ज्वाइन करो। फटाफट ज्वाइन करो सब लोग। गुड मॉर्निंग रिचिक। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो, जब किसी से पहली बार मिलते हैं ना, चाहे वो टाइम कभी भी हो, चाहे 2 बजे 3 बजे, अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसको गुड मॉर्निंग कह सकते हैं आप, है ना। जल्दी जल्दी से सब लोग ज्वाइन कर ले तो फिर स्टार्ट करें यार। देखो ऋचिक, ये चैप्टर बस बहुत छोटा सा चैप्टर है ना। 3 लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को निपटा लेंगे, लेकिन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लेक्चर 2 क्वेश्चन। बोला, कंसिस्टेंट बने रहिएगा लेक्चर में, है ना। क्योंकि देखो, बहुत छोटा सा चैप्टर है, पूरी तरह से कहानी से समझना है। क्योंकि मैं जो डायग्राम आपको इस चैप्टर में ऑलमोस्ट डायग्राम से ही करना है। तो जैसे मैं डायग्राम से करवा दूंगा ना, तो आपके दिमाग में छप जाएगा, और मैं फिक्स पॉइंट बता दूंगा। ये लिखित, देखो लाइव बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कैमरे की नज़र पे बोल रहा हूँ, इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस है। और मैं जो बोलूँगा, जिस टॉपिक को बताऊँगा, उसी टॉपिक से उसी अगले साल में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, और वहीं से आएंगे। अगर ना आए तो फिर आप लोग इस वीडियो से निकाल के कहना सर आपने कहा था नहीं आया क्वेश्चन, है ना। क्योंकि ये बहुत आसान सा 3 लेक्चर में हम लोग पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। हाँ बच्चों, और 3 लेक्चर से आपके पास में 2 क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ आएंगे। 2022 का भी मैं 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा, 2023 का भी 2 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, 2022 का भी लेकर के आया हूँ। तो आपको, और ये 2024 में भी जो होंगे उसका भी मैं डेफिनेट बता दूंगा कि हाँ ये पोर्शन से क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग इस चैप्टर में हम लोग लिखेंगे बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत कम लिखेंगे। थोड़ी सी फैक्चुअल है, कहानी वाइज है चैप्टर। थोड़ा सा सुनेंगे, डायग्राम को देखेंगे, तो ये चैप्टर सबका आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करें क्या? सब लोग आ जाओ तो फिर स्टार्ट करें इसको। अपनी अपनी हाजिरी लगा दो, फटाफट से लाइक्स मार दो। वाह जी वाह, पंकज जी बड़े दिनों बाद आज आपके दर्शन हुए। हाँ पंकज, चलिए देखो, ये चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या नाम है चैप्टर का? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो चैप्टर बड़ी आसान सी है।
चलिए देखो, इस चैप्टर को हम लोग 3 लेक्चर में करेंगे, पूरी तरह से कहानी वाइज हम लोग करेंगे, सिर्फ कहानियों में इस चैप्टर को डील करेंगे और पूरी तरह से कहानी में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। तो आप लोग बस कहानी की तरह से सुनते रहिएगा, थोड़ा सा स्पीड में कोशिश करूंगा कि चैप्टर को निपटाऊं ताकि आप लोगों को भी बोर ना फील हो, क्योंकि लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर से कह रहा हूँ 3 लेक्चर में 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन में भी किस पोर्शन से 2 क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं 100% श्योरिटी के साथ लिखवा दूंगा। हाँ, इसी टॉपिक से आना है, नीट 2024 में भी 2 क्वेश्चन, तो ये 2 क्वेश्चन कभी भी गलत मत करना, है ना, बहुत आसानी से कर ले जाएंगे हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ जाने, उससे पहले हम लोग को जानना होता है हेल्थ क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हेल्थ के बारे में पढ़ना इस चैप्टर में, तो इसको कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उससे पहले हम जानेंगे कि हेल्थ क्या है। देखो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ को कैसे डिफाइन किया जाता है। देखो, हेल्थ इज अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स, इस चीज को ध्यान रखना, ऑल एस्पेक्ट्स। ये आपको असर्शन रीजन में कहीं देखने को मिल सकता है कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। तो सोशली अगर आपको कह दे कि सोशली वो अनफिट है तो भी वो हेल्दी नहीं कहलाएंगे। तो एक पर्सन को हेल्दी कहलाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सब एस्पेक्ट में, ऑल एस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? उसको हेल्दी होना चाहिए। जैसे फिजिकली वो फिट होना चाहिए, हट्टा कट्टा होना चाहिए, शरीर से देखने में वो फिजिकल उसकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, उसको फिजिकल फिट। इमोशनली मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर फिजिकली ठीक है तो इमोशनली भी आपको सही रहना पड़ेगा। किसके सामने कितने इमोशंस को बाहर निकालना है, किसके सामने इमोशंस को बिल्कुल बाहर नहीं निकालना है। इमोशंस पे कंट्रोल करना आपको आना चाहिए कि अगर गुस्सा आ रहा है तो कब नहीं करना है। तो ये हुआ आपका इमोशनल हेल्थ, ठीक। नेक्स्ट है बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है दूसरों के प्रति, यानी आप अपना बिहेवियर कैसा दिखा पाते हैं दूसरों के सामने में, आप किसी के सामने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ये है आपका बिहेवियर। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल में आपको इसमें से बन सकता है, अभी तक बन सकता है, मैं कह रहा हूँ बनेगा या फिर आएगा ये गारंटी नहीं है, बन सकता है। इसमें क्या देगा कि असर्शन रीजन में कि एक इंसान सोशली अनफिट है तो क्या वो हेल्दी कहलाएगा? तो नहीं कहलाएगा। हेल्दी कहलाने के लिए सोशली, मेंटली, फिजिकली सब तरह से उसको हेल्दी होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्लियर। अब देखो, कुछ फैक्ट्स है, कुछ डाटा है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डाटा की बात करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। देखो, जब दुनिया तकरीबन हम लोग की बात करें अप टू 1900, कौन से ईयर तक? 1900 साल तक, 1900 यानी कि 1901, 1947, ये इसके बाद का है, यानी 1900 से पहले का जो टाइम था उसमें वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था? 2 बिलियन। 2 बिलियन। अभी मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1900 के दौरान 2 बिलियन था, 2000 के तक में ये कितना हो गया? 6 बिलियन। अब मुझे जवाब दे 2023 के अकॉर्डिंग कितना है वर्ल्ड का पॉपुलेशन? किसी को नॉलेज है? 10 बिलियन। कितना बिलियन है? बिलियन वाइज बात करें तो 2023 का पॉपुलेशन क्या है? देखो, इसमें ये एक सवाल पॉपुलेशन पे आएगा क्योंकि एनसीईआरटी का डाटा है। नहीं, आप देखो, ये डाटा क्योंकि एनसीईआरटी का है तो आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा डाटा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जो एनसीईआरटी के बाहर का हो थोड़ा, तो आप लिख लो। हाँ, गुड, 8 बिलियन है अभी 2023 के अकॉर्डिंग। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये अगले साल के एनसीईआरटी में अपडेटेड में आएगा जरूर, ठीक है। लास्ट सेंसस का मतलब अंतिम जनगणना 2011 में हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1900 तक कितना था? 2 बिलियन। 2000 आते आते यानी कि कितना साल? 100 साल में कितना गुना चेंज हो गया? 3 बिलियन। सिर्फ 100 साल में 3 बिलियन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज कर गए। अब सबसे सवाल कि भाई क्यों ऐसा, इसी 100 साल में ऐसा क्यों हुआ? 1900 से पहले ऐसा क्यों नहीं हो पाया था? आप लोग कोई जवाब देंगे कि 1900 से पहले ऐसा क्या था कि 1900 साल तक भी 2 बिलियन हुआ, लेकिन 100 साल में यानी 1900 से 2000 आते आते क्या हो गया? ये 6 बिलियन हो गया। इसका रीजन क्या हो सकता है? बहुत सारे रीजन थे। देखो, पहले के टाइम पे ये था कि लोग थोड़ा सा इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, किसको लेकर के? सेक्स को लेकर के एक्टिव नहीं थे, तो पहला रीजन। दूसरा, पहले के टाइम पे मदर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी,
फीटल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे मेडिसिनल प्रैक्टिसेस उतने सही नहीं थे, हमारे डॉक्टर्स उतने डेवलप नहीं थे, हमारे गांव के हॉस्पिटल उतने डेवलप नहीं थे, तो हर 10 में से एक बच्चा मर जाता था, यानी कि हर 6-7 डिलीवरी के बाद एक माँ मर जाती थी। तो इसकी वजह से डेथ रेशियो ज़्यादा था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन उस टाइम पे इंक्रीज नहीं हो पा रहा था। अभी अचानक से 100 साल बाद इन चीज़ों में इतना सुधार हो गया कि 100 साल में एक सीधा 3 गुना, यानी 2 बिलियन से 6 बिलियन के करीब पॉपुलेशन पहुंच के आ गया, सीधा 3 गुना। ठीक है, 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग ये कितना है अभी का पॉपुलेशन? 8 बिलियन। इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया की बात, इस ये भी डाटा एनसीईआरटी का, इंडिया में 1947 तक पॉपुलेशन कितना था? 350 मिलियन। कहानी के तौर पे है बेटा, आप लोग सबको बस सुनते रहना है ना, इस चैप्टर को हम लोग बोर नहीं होने देंगे। डायग्राम्स वैसा लेके आए हुए हैं, वैसे फैक्ट चीज़ें लेकर के आए हुए हैं, आपको इंटरेस्टिंग बनाए रखेंगे। ये टॉपिक ऑफलाइन में पढ़ाते थे, इनफैक्ट थोड़ी सी बोरिंग हो सकती थी, लेकिन इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि बोरिंग ना होने दिया जाए ना। तो आप लोग बस सुनते रहिएगा, एक बार बस सुन लीजिए, डायग्राम के साथ देख लेंगे, आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए, बस उसके बाद दोबारा आपको कभी रिवीजन तक नहीं करना पड़ेगा और 2 क्वेश्चन आपका 100% श्योर हो जाए। तो क्लास में बने रहो सब लोग। इंडिया का पॉपुलेशन 1947 के दौरान कितना था? 350 मिलियन था, 350 मिलियन, और 2000 आते आते कितना हो गया? 1 बिलियन हो गया। कितना हो गया? 1 बिलियन। यानी कि ये भी देखा जाए तो तकरीबन 3 गुना के अराउंड पहुंच गया इंडिया में। सिर्फ 1947 तक 350 मिलियन, और सोचो कि 47 के बाद 53 साल बाद, सिर्फ 53 साल में ये 350 मिलियन और एक्स्ट्रा कितना 650 मिलियन ऐड हो गया। कितने साल में? देखो 53 साल में कितना, 53 साल में 650 मिलियन बढ़ गया। सोचने वाली बात है ना। 1947 तक, आज़ादी से पहले तक हमारे देश का, पूरा देश का आबादी 350 मिलियन था। उसके बाद भी देखो 1948 में, आप ये भी सोचो भारत पाकिस्तान भी अलग हुआ, उसके बाद भी 53 साल में पॉपुलेशन बढ़ के कितना आ गया? 650 मिलियन। तो अब सबसे ज़्यादा तो चिंता इंडिया वालों को ही होने लगी। सोचो कि अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो सबसे ज़्यादा चिंता इंडिया वालों को होने लगेगी, क्योंकि इंडिया को पहले कहा जाता था सोने की चिड़िया, लेकिन आज़ादी तक में इंडिया का सारा ट्रेजरीज वगैरह लगभग खाली हो गया था। अब इंडिया के पास अपना बहुत दिक्कत था कि कैसे अपने इतने लार्ज पॉपुलेशन को कैसे चला पाए, तो इंडिया के इस चिंता सताने लगी। तो अब इससे दिक्कत क्या हो सकता था? तो सबसे पहले कि इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था। तो कंट्रोल करने का दिमाग में आया ही क्यों? क्योंकि इतना ड्रास्टिक चेंज था, इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था पॉपुलेशन कि उनको खिलाना रखना सब मुश्किल हो रहा था। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ कितना था? तकरीबन 2%, यानी हर 1000 में से 20 का बढ़ोतरी हो रहा था। यानी इस साल अगर 1000 पॉपुलेशन है 2023 में, तो 2024 में ये पॉपुलेशन कितना होता था? 1020, इस लेस देन 2%। ये भी एनसीईआरटी का डाटा है, एनसीईआरटी का डाटा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले। ये इस डाटा में कोई दिक्कत? चलिए, अब इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो रहा था पॉपुलेशन में, तो दिमाग में आया कि भाई इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल करने से पहले ये सोचा कि इसका रीज़न क्या था। सबसे पहला रीज़न क्या था? ये आखिर इतना क्यों बढ़ा था? NOSIR, अच्छा नो सर, अब गैप तो दे दो। चलो रीज़न बताओ, सबको रीज़न बताओ। सबसे पहला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी लोगों की काफ़ी बढ़ गई। इन्वॉल्वमेंट इन सेक्सुअल एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई। पहले लोगों को इतनी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। पहले के टाइम पे आप देखोगे, पहले ये होता था ना कि अभी देखो फैक्ट है ये, सेक्स की बात करी जाए तो सेक्स एजुकेशन इसीलिए भी जरूरी। पहले के टाइम पे क्या था कि जब इतने लोग अवेयर नहीं थे तो क्या होता था, लोग क्या मानते थे कि महीने में, 2 महीने में, या फिर महीने में, या फिर वीक में 1 बार 2 बार उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता था।
एक बार वीक में, जनरली लोग एक बार वीक में या फिर पीरियड्स के दौरान, वो अपने फर्टाइल पीरियड्स के दौरान पे वो लोग सेक्स करते थे, जनरली एक बार दो बार ऐसे करते थे। लेकिन जब से ये थोड़ी सी यंग पॉपुलेशन इंडिया की ग्रोथ हो गई, यानी कि पॉपुलेशन में नंबर ऑफ यंग पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया, उसमें भी किसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने लगा, फीमेल का नंबर ज़्यादा होने लगा। इस चीज़ को ध्यान रखना कि एक तो पहली बात, इंडिया और चाइना ऐसी है कि अभी रिसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड बन गया है कंट्री, ठीक है। उसमें भी इंडिया में अब ये रिकॉर्ड आ रहा है कि देखो, अगर आपके देश में या फिर कहीं पे भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसमें भी रिप्रोडक्टिव एज के पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, यानी कि ऐसे एडोलेसेंस के अवस्था वाले लोग ज़्यादा हैं, यानी 12 साल से 30 साल वाले लोग ज़्यादा हैं। उसमें भी अगर किसी के अंदर मेल ज़्यादा है और किसी में फीमेल ज़्यादा है, तो ग्रोथ किसका ज़्यादा होता है, फीमेल वाले में। तो इंडिया का कंडीशन अभी वैसा ही है। इंडिया में नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज में जितनी फीमेल्स है, उनका नंबर ड्रास्टिक बढ़ता चला गया। पहले आप देखोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लाया गया था, बेटी बचाओ के चक्कर में इतनी अवेयरनेस हो गई कि अब क्या हो गया, पहले था तकरीबन 920 पे 1000, अब ये बढ़ के काफ़ी 1020 पे 1000 हो गया। अभी ये स्थिति है कि 1020 लड़की पे 1000 लड़के अवेलेबल है, यानी फीमेल्स का नंबर काफ़ी बढ़ता चला गया। अब किसी भी पॉपुलेशन में रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल अगर बढ़ती चली जाएगी तो उसका पॉपुलेशन बढ़ना 100% तय है। तो पहले के ज़माने में लोग क्या मानते थे कि वीकली सेक्स कर लिए या फिर मंथली कुछ उन पीरियड्स के दौरान सेक्स कर लिए, फर्टाइल्स टाइम के दौरान। लेकिन अब आप देखोगे सेक्सुअल एक्ट इज़ अ फैंटेसी बन गया है, मतलब अब लोगों का हॉबी बन गया है। क्योंकि कुछ मूवीज़ में ऐसा दिखाया गया, कबीर सिंह में आपने देखा होगा, वो नंबर ऑफ कुछ एक्टिविटीज़ को दोहराते हैं कि मैंने इतनी बार करी है, ये कर। तो इसके वजह से लोगों में एक गलत मेंटेलिटी सेट हो गई है कि नंबर ऑफ सेक्स ज़्यादा होने लगे। अब देखो, कोई भी चीज़, अगर कोई भी अटेम्प्ट, मान लो आप किसी चीज़ के लिए 20 बार अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसमें आप सक्सेस कर जाओ। लेकिन किसी चीज़ को एक ही बार अटेम्प्ट करके छोड़ दोगे तो प्रोबेबिलिटी वहाँ कम होती है। ठीक वैसे ही पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग सेक्स करते थे, एक बार किए तो वहाँ पे बहुत कम चांस होती थी प्रेगनेंसी की। लेकिन अब ये वीकली 20 बार कर रहे हैं तो यहाँ प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से पॉपुलेशन का रेट, एक ये वाला अभी बहुत बड़ा सेक्सुअल प्लेजर के लिए भी लोगों ने पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में बहुत मदद किया है। अब ये गलत बात है, मदद नहीं मतलब कह सकते, लेकिन ये एक गलत स्टेप किया गया, ठीक है, सेक्सुअल प्लेजर के लिए। तो इन्वॉल्वमेंट इन सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल प्लेजर के लिए। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे डिक्रीज इन डेथ रेट। किसका रेट में घटना, डेथ रेट में घटना, यानी कि पहले के टाइम पे कम हॉस्पिटैलिटी के वजह से, कम गवर्नमेंट सर्विस, कम डॉक्टर्स की सर्विस के वजह से, कम एजुकेशन की वजह से, लोगों में इसकी अवेयरनेस की वजह से, कम अवेयरनेस की वजह से क्या हो रहा था, डिक्रीज, मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट थी, मतलब डिक्रीज इन डेथ रेट हुई अब एक्सप्लोजन के बाद। पहले क्या था, MMR, मदर मोर्टेलिटी रेट, इसको कहते हैं मदर मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है फीटल मोर्टेलिटी रेट। देखो अब क्या हो रहा था, पहले के टाइम पे क्या था कि मदर्स में बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी, मदर्स की भी डेथ हो रही थी, बच्चे भी डेथ हो जा रहे थे, कम हॉस्पिटल, कम दवाई की इस व्यवस्था की वजह से भी नंबर ऑफ डेथ ज़्यादा हो रहे थे। ओल्ड एज के भी लोग जल्दी मर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी हाइजीनिक की कमी थी और सबसे पहले तो दवा ववा का कमी था, जिसके वजह से नंबर ऑफ डेथ ज़्यादा थे। अब इनमें सुधार आ गया, यानी कि डिक्रीज हो गई क्या, डेथ रेट, जिसके वजह से क्या हो गया, डेथ रेट के घटने के वजह से पॉपुलेशन में बहुत अचानक से क्या हो गया, एक्सप्लोजन आने लगा। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अगर रीज़न पूछेंगे तो इसमें यही है, डिक्रीज इन डेथ रेट। डेथ रेट में कमी आना सबसे बड़ा रीज़न था, समझे? ठीक है,
नेक्स्ट लिखेंगे इंक्रीज इन सेक्सुअल अवेयरनेस एंड हॉस्पिटल फैसिलिटीज। हॉस्पिटल फैसिलिटीज बढ़ गई, अवेयरनेस बढ़ गई लोगों के, जिसके वजह से क्या हो गया। अच्छा बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? अभी तक के हिसाब से कोई समझने में कोई डाटा इसमें सवाल आने में नहीं बनेगा कोई भी। ये सवाल में सबसे बड़ा रीज़न अगर हो सकता है तो ये डेथ रेट, अब तक में सवाल आने वाला कोई भी नहीं है। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पूरा फिक्स है कि सवाल कहाँ से आएगा और क्या आएगा, ये भी फिक्स होता है ऑलमोस्ट कि क्या आएगा। आप लोग खुद पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो इस चीज़ को देख पाएंगे। सब क्लियर हो रहा है? थम्स अप करें, आगे बढ़ते हैं। सब क्लियर हो रहा है? क्या हुआ रिचिक? सब क्लियर है? हाँ बच्चों, चलो सब क्लियर है, गुड। तो यहाँ से भी सवाल आने की प्रोबेबिलिटी पूरी कम है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रीज़न समझ में आ गया सबसे पहला कि लोगों को क्यों लगा कि अब इसको कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी और हमारे इकोनॉमी इतनी डाउन थी उस टाइम पे कि हम लोगों की, जितनी हमारी जनता थी प्रेजेंट, जो हमारी पॉपुलेशन थी, उनको खिला पाना, उनको उनका भरण पोषण, उनका रहने का व्यवस्था, उनके लिए प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी ये दे पाना थोड़ा सा असंभव सा दिखता चला जा रहा था। तो इम्पैक्ट में देखो, यही इस डायग्राम में, डायग्राम क्लियरली दिख रहा है बच्चों आप लोग को? देखो डायग्राम में ये दिखाया जा रहा है, डायग्राम में देखिए यहाँ पे स्लम एरिया टाइप का दिखाया जा रहा है कि एक माँ है, उसके कितने सारे ये बच्चे दिखाए गए हैं, ठीक है। और दूसरा देखो कि जो लैंड थी फॉरेस्ट की या फिर रिजर्व लैंड जिन पे एग्रीकल्चर होना था, इनकी कमी होने लग गई, ठीक है, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या हुआ? सबसे ज्यादा एक्सप्लोजन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ? स्कैरसिटी, किसकी कमी होने लगी? स्कैरसिटी ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। रोटी, कपड़ा और मकान, अपने बचपन से ये सब सुन के रखा हुआ है, वही उसी की कमी, सबसे बड़ी कमी अगर इस दुनिया में। अब अभी तो बेसिक नीड्स लोगों की चेंज हो गई है, अब के टाइम पे बेसिक नीड चेंज हो गई है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या था? बेसिक नीड हर इंसान का रोटी, कपड़ा और मकान, तो इसी की सबसे ज़्यादा कमी हो गई थी। इम्पैक्ट में सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ? स्कैरसिटी ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ठीक है। रहने की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई और कपड़े की कमी हो गई। क्यों रहने की कमी हो गई? इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन। एक सोचो, एक दादा थे जिनके पास में 1 बीघा के करीब ज़मीन था, उनके 5 संतान हो गए, तो 1 बीघा यानी 20 कट्ठा, 20 बिस्सा। अब 20 बिस्से को 5 बच्चों में बटा तो 4 बिस्सा एक बच्चे पे पड़ा। अब एक बच्चे पे 5 और बच्चे हो गए तो 1 बिस्सा पड़ गया, तो 1 बिस्सा तक वाला भी ठीक था। अब जो 1 वाले थे उसको भी अगर 2 हो गए तो आधा बिस्सा पड़ जाएगा जमीन। तो अब वो कैसे अपना घर बनाएंगे, कैसे अपने आगे फर्दर बच्चों को पालेंगे? तो ये हो गई रहने की कमी और खाने की कमी। तो ऑब्वियस सी बात है, महंगाई है, तो इतने सारे लोगों का भरण पोषण करना, खाना खिलाना महंगा है। अब जब खाना खिलाना महंगा है तो कपड़ा पहनना भी मुश्किल और महंगा होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि सबसे पहले कि पहले कुछ डाटा देख लिया हम लोग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको कहते हैं, फिर डाटा देखे। उसके बाद हमने देखा कि पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ी है, तो बढ़ी है तो उसका रीज़न क्या था, दूसरा उसके बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आया। अब हम लोग है कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। ये पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, समझे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर किस बात को फोकस करता है कि इस पॉपुलेशन, इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इसी के बारे में हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। कंट्रोल करने के लिए पूरे दुनिया में ये स्थिति इतनी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही थी, वर्ल्ड का पॉपुलेशन भी इतना तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा था। इस बात से ये उस एक एनसीईआरटी ने एक डाटा भी लिख रखा है, दुनिया में हर 6वां आदमी, एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन।
एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन और वर्ल्ड का पॉपुलेशन 6 गुना का डिफरेंस है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि हर छठा इंसान इस पूरे दुनिया का वो कौन है, भारतीय है पॉपुलेशन वाइज। और अब भारत दुनिया का सबसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है, चाइना को पीछे छोड़ते हुए ये क्रेडिट अब हमारे पास आ गया है। हाँ बच्चों, तो चलिए अब इसी को हम लोग कंट्रोल करने के लिए सीखेंगे, पढ़ते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो दुनिया में ये प्रॉब्लम थी, सबसे पहले इस प्रॉब्लम पे नज़र किसका पड़ा, इंडिया का। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये सवाल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग सबसे पहले किसने करी थी, इंडिया वालों ने करी थी। कब करी थी, ईयर था 1951। एक डाटा का एक ईयर, ये वाला ईयर आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए देखिए, स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि लोगों ने कैसे कंट्रोल करना है, इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन को कैसे रोकना है, अदरवाइज मुश्किल हो जाता। क्यों, क्योंकि खाना पीना, कपड़ा, रोटी, मकान सब दिक्कत हो रही थी। तो इनके ऊपर नज़र कैसे पड़ी, पूरे दुनिया में सबसे पहला नज़र किसका पड़ा, इंडिया का। इंडिया ने क्या बनाया, फैमिली प्लानिंग करी थी। उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। किसकी गवर्नमेंट थी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इसलिए आपने एक लालू जी का एक बयान सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था उस बीच में, जब उनसे पूछा गया था, लालू जी आपके इतने बच्चे क्यों हैं। लालू जी मैं बता दूं बिहार के फॉर्मर CM रह चुके हैं। तो उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में, शायद शाहरुख खान ने ही पूछा था कि सर आपके इतने बच्चे क्यों हैं। उनके बोला जा रहा था कि आपके इतने बच्चे क्यों हैं। उन्होंने बोला कि फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कांग्रेस लेके आई थी और उस टाइम पे हम विरोध में थे, तो हमारा धर्म था उनके हर योजना का विरोध करना। मजाक में कहा था, तो आप समझिए इस चीज़ को कि कांग्रेस लेके आई थी, अब ये RJD वाले थे, इसीलिए उस टाइम पे इनके विरोध में थे, तो ये इनके इस प्लानिंग का भी विरोध कर रहे थे, समझे। तो फैमिली प्लानिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस लेके आई थी। ईयर था, ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर था कितना, 1951। स्टार मार्क कीजिएगा। पूरे दुनिया में फैमिली प्लानिंग को पहली बार लाने वाला कौन था, इंडिया। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड to bring laws on population। और वो क्या लेके आए थे, फैमिली प्लानिंग। सबसे पहले फैमिली प्लानिंग को लाने वाला भी कौन था पूरे दुनिया में, यही थे। क्या नाम था इनका, इंडियन नेशनल कांग्रेस लेकर के आए थे फैमिली प्लानिंग। इसका ईयर इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। फैमिली प्लानिंग का ईयर क्या था, 1951 जब ये आया था। इसका मोटो था, एक इसका मोटो क्या था कि 2 या 3 बस। इसने हिंदी में ही मोटो दिया था, 2, 2 और 3 ओनली। मतलब ये बच्चे के संदर्भ में कहा जा रहा था। और 2 या 3 बस। जब फैमिली प्लानिंग, सबसे पहले ईयर इंपॉर्टेंट है, नीट में सवाल में आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि फैमिली प्लानिंग सबसे पहले कौन लेके आई थी, ये सवाल मिलेगा। तो इंडिया वाले लेके आए थे। कब लेके आए थे, तो ईयर थी कौन सी, 1951। 1951 में पहली बार फैमिली प्लानिंग आई थी इंडिया में। फटाफट लिख लो, 1 सेकंड में थोड़ा पानी के लिए बोल दो यार।
के स्टूडेंट हो, ऐसे बकवास बात करते हो, इंडिया कौन होता है रोकने वाले? अजय बकलोल, तुम 10 बच्चे पैदा कर लेना, फिर खिलाना। एक को पाल पाओ तो वही बड़ी बात है, 10 को पालेंगे इतनी महंगाई के ज़माने में। लिख लिया बच्चों? चलो अब देखो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट, ये RCH नहीं दिख रहा है क्या, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। देखो पहले हमारा क्या था, पहले था फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के बारे में याद रखना, मोटो क्या था इनका? मोटो था कि फैमिली की प्लानिंग करी जाए और प्लान करके बच्चे पैदा किया जाए, 2 या 3 होना चाहिए। ये नारा 1970 में आया था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद RCH आया। RCH ने क्या बोला कि आप ऐसा नहीं है कि आप 2 या 3 बच्चे पैदा करो तो ही अच्छा है, आप जितना भी पैदा करो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, उसकी प्रॉपर हेल्थ की डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके हेल्थ प्रॉपर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि क्या होता था बच्चे 2-3 हो गए, अब उनको क्योंकि सफिशिएंट न्यूट्रिशन की कमी हो जाती थी, प्रोटीन्स की कमी होती थी, जिसकी वजह से बच्चों में क्या दिक्कत हो जा रही थी, मेल न्यूट्रिशन, क्वाशियोरकर, ऐसे डिजीज वगैरह होने लग जाते थे। तो इसीलिए इन्होंने 1977 में, कब आया ये प्लान? RCH, ये याद रखेंगे ईयर 1977। और इसका मोटो क्या होके आ गया? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। 1980 में ये वाला नारा दिया गया। कब? हम दो हमारे दो। लिख लिए सब लोग? सब लोग लिख लिए तो जरा थम्स अप करेंगे। दिख रहा है बच्चों? देखो RCH आया तो उसका मोटो क्या था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फैमिली प्लानिंग की मोटो अलग थी। फैमिली प्लानिंग में तब तक कोई भी बच्चे के हेल्थ को रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोला गया था। ये फैमिली प्लानिंग बना दी गई कि हाँ भाई आपको 2 या 3 बच्चे होने चाहिए, काफ़ी है। लेकिन RCH जब उसमें इन्वॉल्व हुआ 1977 में, तो उसने कहा बच्चे हो चाहे 1 ही हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, लेकिन वो उन बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रॉपर उनका न्यूट्रिशन होना चाहिए, उनकी प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 6 बच्चे हैं लेकिन आप पढ़ा 1 को ही पा रहे हैं। तो आपकी जो कैपेबिलिटी है कि आप जितने बच्चे को अच्छे से पाल सकते हैं तो उतने ही आप पैदा करें, ये मोटो था। फिर ये सर्वे किया गया और सर्वे में पता चला इंडिया की जो पॉइंट ऑफ जो स्थिति थी उस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि इंडिया में हर एक पेरेंट्स तकरीबन 2 बच्चे को अफोर्ड कर सकता है, उनको पढ़ा लिखा सकता है आसानी से। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम 2 हमारे 2। ठीक है बच्चों? हो गया? मिटा दे इसको। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा सेक्स एजुकेशन एंड एम्स। उसका एम क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों है? सबसे पहला कि सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी भी आप देखेंगे, आप आज से पहले मुझे नहीं लगता 11th यानी 11th तक, हाँ 11th तक आप कह सकते हैं, 11th तक आपने कभी भी रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इतनी कभी डिटेल में पढ़ी होगी? नहीं पढ़ी है, क्योंकि हमारे स्टडी के हिसाब से, हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें ये सेक्स एजुकेशन 12th क्लास में दिया जा रहा है, लेकिन इसको और बढ़ा करके कम से कम 8th क्लास तक में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एज होता है डिफरेंस वाला 12 to 20 का एज होता है, 20 एज।
इस एज में बच्चे सबसे ज़्यादा बिगड़ने के स्थिति में होते हैं। यानी कि अगर कोई इंसान या बच्चा, लड़का लड़की जो भी 12 से 20 साल तक खुद को अब सेक्सुअली मैच्योर कर पा रहा है, तो यानी उनके बिगड़ने की प्रोबेबिलिटी 20 साल के बाद कम हो जाती है। कम कितना कम हो जाती है? तकरीबन 70% कम हो जाती है। जो बच्चे ज़्यादातर बिगड़ते हैं, आप खुद अपने आसपास में देखेंगे, उनका जो एज होता है कितना होता है? 12 से 20 साल। अगर इस एज के दौरान उन्होंने खुद को कंट्रोल कर लिया तो आगे उनके बिगड़ने की चांसेस 50% से 70% तक कम हो जाते हैं कि वो अब बिगड़ेंगे। इसीलिए सेक्स एजुकेशन की नीड कब होती है? स्पेशली जब बच्चे 12 से 20 के एज पे होते हैं। विवेक, बहुत दिन बाद नजर आए तुम। देखो 20, अब आप ऑफिशियली देखेंगे 15 के एज पे क्या होना चाहिए? 10th पास हो जाना चाहिए। 15th के एज पे लगभग बच्चे 10th पास कर जाते हैं। तो यानी कि और 3 साल कम कर दिया जाए तो यानी 7th क्लास से 8th क्लास के बीच में बच्चे को क्या देना चाहिए? सेक्सुअल एजुकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ाना। क्लास में, उनके कोर्स में 7th to 8th के बीच में इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर देनी चाहिए पढ़ाने के बारे में। सेक्सुअल क्यों नीड है? सबसे पहले एम क्या है? ताकि हम बच्चे को बचा सके। कैसे बचा सके? किस चीज से आप बचाने की बात करें? क्या सेक्सुअल एक्ट गलत है? मैं पूछ रहा हूं आप लोग से, आप जवाब देंगे। क्या सेक्सुअल एक्ट गलत है? क्या सेक्स करना गलत है? किस चीज से आप बचाने की बात कर रहे हैं बच्चों को? क्यों आपको सेक्सुअल एजुकेशन को पहले बढ़ावा देना चाहिए? 7th 8th में आपके कोर्स में क्यों ऐड करना चाहिए? क्यों आपको क्यों ऐसा लगता है कि सेक्स एजुकेशन जरूरी है? एक रीजन बताएं। आप बचाने की बात कर रहे हैं तो किस चीज से बचाने की बात कर रहे हैं? आपको टाइम है, आप अपना कमेंट्स करें, मैं उधर से जवाब दे रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहला कि सेक्स करना गलत नहीं है। पहली बात, गलत नहीं है, लेकिन हर चीज का अपना एक टाइम होता है, अपना एक एज होता है। एज के बाद सही होता है। ठीक, पहला बात कि टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए हर चीज। दूसरा कि सबसे बड़ा रीजन है कि आजकल जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के नाम पे ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, सेक्सुअल एक्टिविटी में एक्सपेरिमेंट के नाम पे काफ़ी इन्वॉल्व हो जा रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो इस चीज़ से बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व हो भी रहे हैं तो ये उनकी सहमति है। ये क्या है? उनकी सहमति है। वो खुद के सहमत से ऐसा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर वो उनकी खुद की सहमति से वो हो रहे हैं तो उनको बचाना किस चीज़ से बचाने की बात कर रहे हैं? वो जानलेवा बीमारी जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs, ऐसी डिजीज जो कि प्रोबेबिलिटी है कि आपको अगर नॉलेज नहीं होगी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे या फिर मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको ऐसी डिजीज हो जाए जो कि वेनरल है, जो कि क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है बच्चे की, क्योंकि उसको नॉलेज तो है नहीं कि अगर कर भी लिए तो कैसे करना है, कैसे प्रोटेक्टेड सेक्स करना है, कैसे मल्टीपल पार्टनर से नहीं करने हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनको नॉलेज है नहीं तो उनकी पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो गलत जगह से इधर उधर करके उनको अगर उस एज में वैसी भयानक बीमारी हो जाए तो, क्योंकि ये डिजीज़ कंप्लीटली आज तक क्योरेबल, कोई इलाज इसका नहीं निकल पाया। इसमें इस डिजीज़ में एक चीज़ जो श्योर है, वो श्योरिटी क्या है? मरना तय है। डेथ इज़ गारंटीड। दवाई इसका गारंटीड है नहीं, ट्रीटमेंट इसकी 100% गारंटीड है नहीं। अगर गारंटी किसी बात की है तो डेथ की है। तो सबसे पहला बचाना किस चीज़ से? इसी डेथ से, इसी गंदे एक्टिविटी से बचाना है कि कहीं कोई गलत एक्टिविटी, अनप्रोटेक्टेड एक्टिविटी के वजह से, कोई गलत एक्टिविटी के वजह से ऐसा कोई कदम ना कर ले जिसके वजह से आपको अपने बच्चे को खोना पड़ जाए। इसीलिए कहा जाता है नीड क्यों पड़ी आगे देने की, ताकि उसी एज में बिगड़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, तो नीड समझ में आ गया, एम भी समझ में आ गया, ताकि हम उसको बचाया जा सके। ठीक है, नीड टू बी सर्कुलराइज्ड इन द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के अवस्था में इनको बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए सेक्स एजुकेशन की सबसे ज़्यादा नीड कब होती है? इसी एज में, यानी 8th क्लास से 10th क्लास तक में ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, लिख लिए?
देखो अब सेक्स एजुकेशन के बारे में ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्स करना ही सेक्स के बारे में बताना, सेक्स से रिलेटेड बताना ही सेक्स एजुकेशन में आता है। सेक्स एजुकेशन जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, वैसे सेक्सुअल प्लानिंग भी होती है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे इसकी प्लानिंग करेंगे, क्या करेंगे, प्रमोट कीजिए। आप कैसे प्रमोट कीजिए, प्रमोट स्मॉल फैमिली वाले को आप प्रमोट कीजिए। यानी कि अगर किसी का छोटा फैमिली है तो उनको आप उत्साह ना दीजिए, मोटिवेट कीजिए कि हाँ आपने अच्छा किया है। इसको देख के गवर्नमेंट प्रमोट करेगी तो और ज़्यादा लोग एक्टिव होंगे। तो इसीलिए अब आपने देखा होगा 2024 के बाद जो भी इलेक्शन होना है उसमें सिर्फ वही कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं जिनके 2 बच्चे हैं। तो सोच लो, इंडियन गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में अभी भी सबसे स्ट्रिक्ट अगर कोई फैमिली प्लानिंग है कहीं पे तो वो अपना इंडिया ही है। भले पॉपुलेशन फिर भी बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि इंडिया में तो पता ही है ना, रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन। जो रूल बनते हैं वो बनने से पहले ही क्या हो जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। तो उपाय है, जुगाड़ है, हर चीज़ से इंडिया चलता है, इसी चीज़ से इंडिया जाना जाता है। लेकिन ठीक है, रूल्स तो हैं हमारे पास में, सबसे स्ट्रिक्ट रूल्स। तो अगर स्ट्रिक्टनेस की बात करी जाए तो हमारे पास में ही सबसे स्ट्रिक्ट रूल है कि कोई भी कैंडिडेट अब से नहीं खड़ा हो पाएगा इलेक्शन में अगर उनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो। ठीक है, चलिए चलो हो गया। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए बच्चों, थम्स अप। मेथड टू कंट्रोल में क्या हो सकता है, आप ही लोग बताइए। मेथड कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन को कैसे आप कंट्रोल करेंगे। आपके हाथ में अगर पावर दे दिया जाए, सपोज आपको कुछ दिनों के लिए पावर दे दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, या फिर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, एजुकेशन मिनिस्टर छोड़िए, आपको होम मिनिस्टर बना दिया जाए और आपसे बोले कि चलिए आपका एक सबसे बड़ा काम है एक फैमिली प्लानिंग वाले इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन के ऊपर कमांड कीजिए, तो आप क्या क्या करेंगे इसको लेकर के बताइए आप कमेंट में। आप अपने आप को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो चाहे आप अपने आप को बना लीजिए कुछ चंद मिनट के लिए। मेथड टू कम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज सेक्सुअल एजुकेशन, लोगों को सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बताएंगे। और क्या कर सकते हैं, बेनिफिट्स बताइए लोगों को, किसके लिए, छोटे फैमिली का बेनिफिट बताइए लोगों को। प्रमोट्स कीजिए, प्रमोट्स सेल ऑफ condoms and other devices, ऐसी चीज़ को आप प्रमोट कीजिए। कोई बताए नहीं यार, तुम लोग सब लोग जल्दी जल्दी बताओ, सब लोग बताओ कि गृह मंत्री बनोगे तो कैसे कंट्रोल करोगे। हो गया बच्चा, लिख लिए। ऋचिक और अजय, भोला, 3-4 लोग कंसिस्टेंटली बने हैं यार। अच्छा, तुम लोग रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर का क्वेश्चन किए हो कहीं से? देखो बच्चों, मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर को भी ऑनलाइन पढ़ाया है और इस तरह से अब सिर्फ PYQ से काम नहीं चलेगा, और क्वेश्चन करो, है ना ऋचिक, और क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन करो। देखो मैंने इस टाइप से पढ़ाया है रिप्रोडक्शन चैप्टर को कि आप चाहो कहीं पे भी यूट्यूब में देखो, मेरे से बहुत अच्छे टीचर, बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर हैं, आपको भी पता है।
तो लेकिन हाँ, मैंने कुछ अलग उनसे ज़रूर किया है। मैंने आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में कुछ तो अलग किया है उनसे, तो ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और आप जब पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ना, और इस चैप्टर को भी हम लोग आसानी से निपटा देंगे और दोबारा कभी पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना, कहानी के फॉर्म में पढ़ेंगे। चलिए देखो, मेथड टू कंट्रोल, और क्या कंट्रोल करने का मेथड होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी कि इसी मेथड को आप यूँ कह लो कि मेडिसिनल मेथड कह सकते हैं आप, मेडिसिन के थ्रू आप कंट्रोल करें। तो इसी को अब हम लोग एक एक डिटेल पढ़ेंगे, यानी कि अब तक जो पढ़े थे उसमें से क्वेश्चन आने का जहाँ जहाँ प्रोबेबिलिटी बन सकता था वो मैंने बताया, लेकिन कहाँ से श्योर आएगा वो अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इसमें से श्योर क्वेश्चन आएगा, और उसमें भी मैं बताऊंगा कि यही वाला पोर्शन है जो क्वेश्चन में आएगा। अभी ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आप 2024 में इस वीडियो को वापस से उठा के देख लेना कि मैंने जो क्वेश्चन बोला था वापस वही क्वेश्चन आया है या नहीं आया। ठीक है, चलिए देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, सबसे पहले हम लोग मेथड की बात करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है? ऐसा मेथड जो कि क्या चीज को कंट्रोल करता है? बर्थ को कंट्रोल करता है, अनवांटेड बर्थ को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि अरे क्या हुआ, अच्छा हाँ देखो, अनवांटेड बर्थ यानी कि मान लो कि आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, या फिर किसी भी रीजन से कुछ भी ऐसा हो गया लेकिन आप नहीं चाह रहे थे, या आप मेंटली कह लो या फिनेंशियली कह लो, अभी आप उस स्टेबल पे, इस पोजीशन पे नहीं है कि आप क्या करें, बच्चे को जन्म दे सके। तो उसको रोकने के लिए, उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए जो मेथड आता है उसी को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या हो गया? ऐसा मेथड जो कि कंट्रोल करता है किसको? अनवांटेड बर्थ को। अनवांटेड मैंने क्यों कहा? क्योंकि आप हो सकता है उस टाइम पे फिनेंशियली, मेंटली या फिर किसी भी रीजन से फिजिकली आप उस टाइम पे एबल नहीं है क्या करने के लिए? बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसको रोकने के लिए जो मेथड होता है उसी मेथड को क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है लिख लेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मेथड, ऐसा मेथड जो कि कंट्रोल करता है किस चीज को? मेथड टू कंट्रोल किस चीज को करेगा? अनवांटेड बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। एक अनचाहे जन्म को रोकता है, अनवांटेड बर्थ ऑफ चाइल्ड। इसका रीजन क्या क्या हो सकता है? रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो आप मेंटली नहीं है फिट उस टाइम पे बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर आप हो सकता है कि फाइनेंशियली नहीं है उस टाइम पे बच्चे पैदा करने के लिए, या आपकी बॉडी अभी फिजिकली प्रिपेयर नहीं हुई थी बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए। तो रीजन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा मेथड जो कि अनवांटेड बर्थ को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? अनवांटेड बर्थ को। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट बच्चों? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब क्या हुआ? ऐसा मेथड जो कि अनचाहे जन्म को रोकता है, जो कि आप नहीं चाहते हो। क्यों नहीं चाहते हो? कोई भी रीजन हो सकता है, या तो आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, या हो सकता है आप फिनेंशियली प्रिपेयर नहीं हो, या फिर आपकी बॉडी फिजिकली प्रिपेयर नहीं है उस टाइम पे बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर हो सकता है आप सोशली प्रिपेयर नहीं हो। सोशली प्रिपेयर ना होने का मतलब कौन बताएगा मुझे? कमेंट करके फटाफट से बताओ, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा। सोशली नॉट प्रिपेयर्ड, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैंने बोला कि कोई इंसान सोशली प्रिपेयर नहीं है, मेंटली भी है, फिनेंशियली भी है, फिजिकली भी है, बट ही इज नॉट सोशली प्रिपेयर टू प्रोड्यूस यंग वंस, इसका रीजन या एक समझाओ मुझे कि सोशली नॉट प्रिपेरेशन का मतलब क्या है? कि कोई इंसान, कह रहा हूं कि अगर वो सोशली प्रिपेयर नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ? अनमैरिड पार्टनर। गजब, घर वाले नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, सही बात, लोग क्या कहेंगे, एकदम सही बात। ये होता है सोशली नॉट प्रिपेयर। अरे यार समझदार हो तुम लोग। लेकिन
ठीक है। देखो अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड, हाँ कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड का दो तरीका हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? एक तो आप नेचुरली रोक सकते हो इस चीज को, क्या कह सकते हो? नेचुरली रोक सकते हो। दूसरा क्या कह सकते हो कि आप रोक तो सकते हो उसको, लेकिन नेचुरली नहीं, बाय आर्टिफिशियल मेथड। किससे? आर्टिफिशियल मेथड से आप रोक सकते हो। यानी कि आप बच्चा नहीं चाहते हो तो उसको नेचुरली कैसे रोक सकते हो? आप वैसे टाइम पे सेक्स करें जिस टाइम पे क्या हो, फर्टिलिटी ना के बराबर हो या फिर ना हो। आप उस टाइम पे सेक्स को अवॉइड करें जब फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो कौन सा पीरियड चल रहा हो, फर्टाइल पीरियड चल रहा हो, तो उस टाइम पे आप अवॉइड कीजिए। तो दूसरा क्या हो गया? एक मेथड हो गया, ये कर सकते हैं। दूसरा आपने भी पढ़ा होगा लैक्टेशनल एमिनोरिया के दौरान, जब एक फीमेल अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, यानी जन्म के 6 महीने तक तकरीबन उसको क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आएगा तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो नेचुरली आप उस टाइम पे भी आप कर सकते हैं कंट्रोल। और एक तरीका है जिसको कहते हैं कोइटस, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, कोइटस इंटरप्टस, यानी कि पेनिस को जस्ट बाहर निकाल लेना, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के तुरंत बाद पेनिस को बाहर निकाल लेना, इसको क्या कहते हैं? कोइटस इंटरप्टस। ठीक है। और आर्टिफिशियली क्या क्या तरीका हो सकता है, जैसे कि यूजेस ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है, बैरियर्स मेथड हो गया। उसके बाद टर्मिनल मेथड हो सकता है, यानी कि वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, और क्या हो सकता है, मेडिसिनल मेथड हो सकता है। ठीक है। तो एक एक करके अब हम लोग इसी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। उस मेथड के बारे में पढ़े तो सबसे पहले हम उसके पहले क्या पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव का कैरेक्टर क्या होना चाहिए। ठीक है। देखो नेचुरली के बारे में हो गया, अब आर्टिफिशियली, अब एक एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी इसका क्या क्या तरीका होना चाहिए ये हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को आप आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कब कह सकते हैं, इसके लिए क्या क्या कैरेक्टर होनी चाहिए। चलो प्रॉपर्टीज, सबसे पहला तो यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ? जो भी यूजर उसको यूज कर रहा है उसके लिए वो फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब उसको इसके इस्तेमाल में कोई भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सपोज कोई एक इंसान है या मेल है या फीमेल है, वो कॉन्डम यूज कर रहा है, लेकिन वो ऐसा है कि यूज करने में एकदम इरिटेशन कॉज कर रहा है, तो कभी यूज करेगा ही नहीं। इसीलिए क्या होगा कि वो क्या होना चाहिए, सबसे पहला कैरेक्टर में यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर को उसका यूज से कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसके सेक्सुअल एक्ट में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, उसके सेक्सुअल प्लेजर में जरा सा भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। वरना पता चला कि अगर कोई यूज कर रहा है एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को किसी भी टाइप का, और उसके सेक्सुअल प्लेजर में सब कोई भी टाइप का चेंज हो जा रहा है, तो चेंज होने के वजह से वो कभी दोबारा फिर क्या करेगा, नहीं इस्तेमाल करेगा। अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, वो बाद में बात करेंगे, ब्रांड से मतलब नहीं होता है। ठीक है। देखो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। सपोज आप कॉन्डम लेने के लिए मार्केट जा रहे हैं और मार्केट में पता चला कि वो मिलता ही किसी इक्का दुक्का दुकान पे है और गांव में मिल ही नहीं रहा है, तो गांव के लोग तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। शहर में मिल रहा है तो इक्का दुक्का दुकान पे मिल रहा है तो फिर वो भी यूज़ नहीं आएगा। इसीलिए क्या होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए हर दुकान। इसलिए आप देखोगे कि आपने नोटिस किया होगा कभी, शायद पान दुकान के आसपास में देखो, पान दुकान वाले अपने शीशे में जहाँ पे रखते हैं, एक साइड लेफ्ट साइड हमेशा उनका वो होता है एक कांच वाला स्लाइडिंग टाइप का, उसमें आप देखो ऊपर नीचे पक्का कॉन्डम भरा हुआ होता है। हर एक दुकान का ये नियम बन गया है अब, क्योंकि इसको यूज़र फ्रेंडली भी होना है और क्या होना चाहिए था, इसको अवेलेबल ईजिली होना चाहिए था, इसीलिए इन्होंने ऐसा कर दिया। किराना दुकान पे मिलने लगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल दुकान पे ही मिलता है, किराना दुकान पे मिलता है, गांव में हर एक दुकान पे मिलता है। इसीलिए ये क्या होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। और नेक्स्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। सबसे बड़ा बात, इफेक्टिव तो होना ही चाहिए। सपोज एक मेल है, उसने कॉन्डम का यूज़ किया, बावजूद उसके फीमेल प्रेग्नेंट हो गए, क्या दोबारा उसको ट्रस्ट रहेगा कॉन्डम पे? नहीं रहेगा। ऐसा कोई भी डिवाइस पे उसको ट्रस्ट नहीं रहेगा अगर उसकी इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी तो। ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, इफेक्टिव तो उसको होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद रिवर्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि कॉन्डम लगा दिया अपने पेनिस पे, अब वो पेनिस को परमानेंटली कवर कर दे, वो रिमूव ही ना हो, तो फिर क्या होगा, कब कैसे लगाएगा दोबारा इंसान, तो दिक्कत हो जाएगी। रिवर्सिबल होना सबसे बड़ा
होना ही चाहिए रिवर्सिबल। क्यों? अगर रिवर्सिबल नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। नेक्स्ट, नो और लिस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए। पहली बात तो साइड इफेक्ट होनी नहीं चाहिए, अगर होते भी है तो बहुत ना के बराबर होनी चाहिए। सपोज कि कॉन्डम लगाया, उसके लुब्रिकेशन की वजह से क्या हो जा रहा है कि पेनिस में स्वोलन आ जा रहा है या फिर पेनिस में एलर्जी आ जा रहा है, तो क्या दोबारा कभी वो लगाएगा? नहीं लगाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, उसको एकदम साइड इफेक्ट ना होना चाहिए, अगर हो भी तो बहुत नामात्र होना चाहिए। नेक्स्ट, शुड नॉट इंटरफेयर विथ सेक्सुअल ड्राइव। आज भी सबसे बड़ा रीज़न है कॉन्डोम का या फिर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का ना इस्तेमाल होने का, यही आज भी सबसे बड़ा रीज़न है। ये वाला रीज़न, ये क्या होता है कि आज पहले जो कॉन्डोम आते थे पहले के टाइम पे, अब तो काफ़ी मॉडिफिकेशन होने लगा, पहले जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आते थे वो क्या करता था, सेक्सुअल ड्राइव को काफ़ी कम कर देता था। क्योंकि ले आइए, नॉर्मल, ठीक है। तो देखो क्या कह रहे थे, हाँ, आज भी जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का सबसे कम इस्तेमाल हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न है सेक्सुअल ड्राइव में चेंज आ जाना, सेक्सुअल प्लेजर में चेंज हो जाना। देखो एक मेल था जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा था, फीमेल भी थी अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रही थी, और दूसरा क्या था, प्रोटेक्शन इस्तेमाल कर रहा था, कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहा था। तो क्या डिफरेंस आया कि बिना कॉन्डम का जब वो कर रहा था सेक्स तो उनको काफ़ी प्लेजर फील हो रहा था, लेकिन जैसे ही कॉन्डम लगा लिया उनके प्लेजर में कमी आ गई। क्यों? क्योंकि जो लेटेक्स या रबर से बनी हुई थी वो काफ़ी थिक थी, क्या थी, काफ़ी मोटी सी थी, जिसकी वजह से उनको जो सेक्सुअल प्लेजर आना चाहिए था अनप्रोटेक्टेड में वो ऐसा नहीं फील हो पा रहा था। तो इसलिए कॉन्डम्स में भी अब तो काफ़ी आप देखो एक्स्ट्रा थीन ये वो ढेर सारा आने लगा है कि अब काफ़ी इसमें कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। पहले था कि सबसे बड़ा रीज़न था कि ना यूज़ करने का लोगों का कॉन्ट्रासेप्शन कि वो सेक्सुअल ड्राइव को ही अल्टर कर दे रहा था, मूड ऑफ कर दे रहा था, क्योंकि उसके ऊपर क्या जो लुब्रिकेशन था, कभी कभी ऐसा होता है कि लुब्रिकेशन ही कुछ स्मेल, हमेशा आपको बताया स्मेल बहुत बड़ा रीज़न है सेक्सुअल अर्ज को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए। इसलिए बॉडी स्मेल अगर अच्छी होती है तो फीमेल अट्रैक्ट होती है या मेल का अट्रैक्ट होता है। तो ये बॉडी स्मेल है, स्मेल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कॉन्डम्स के अंदर जो लुब्रिकेशन थे वो काफ़ी दिक्कत कर जा रहे थे, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस का इंस्टॉलेशन किया जा रहा था इनसाइड द यूटेरस वगैरह में, वो भी क्या कर रहे थे, सेक्सुअल ड्राइव को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर जा रहे थे। इसके वजह से भी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा था, लोग एकदम इस चीज़ से अवॉइड कर रहे थे, लोग नहीं चाह रहे थे कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का इस्तेमाल होना, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या था, सेक्सुअल ड्राइव में चेंज आ रहा था। ठीक है, चलिए, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? थम्स अप करें, सब लोग को समझ में आ गया तो। लाइक्स भी कर देंगे सब लोग। चलिए, अब हम लोग इस मेथड के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, क्या क्या मेथड है, कैसे हमको कंट्रोल किया जा सकता है, नेचुरली या ट्रेडिशनल मेथड, उसके बाद आर्टिफिशियली कैसे कंट्रोल किया जाता है, बर्थ कंट्रोल, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या कॉन्ट्रासेप्शन को कैसे आप नेचुरल तरीके से रोक सकते हैं या फिर उसको कैसे कंटिन्यू करते हैं। आगे पढ़ते देखिए, हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आप लोग जवाब देंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का वो कौन सा फेज था जिसको हमने क्या कहा था, रेंज बताएंगे कि इस दौरान फीमेल में प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब मैंने पढ़ाया था तो कुछ नंबर ऑफ डेज का रेंज बताया था मैंने कि इस रेंज में क्या होता है, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है। आप लोग सब लोग जवाब देंगे। 8 से 21 सही जवाब, मैंने बताया था 8 से 21। ये ऐसा दौरान है जो इसमें चांसेस है प्रेगनेंसी के, क्या है, चांसेस है प्रेगनेंसी के। उसमें भी सबसे ज़्यादा चांस कब होता था, डे ऑफ ओव्यूलेशन पे, 14th डे को क्या था, हाई चांस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का सबसे ज़्यादा हाई चांस कब होता है, 14th डे पे। कब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के
14वें दिन में सबसे ज़्यादा हाई चांस होती है प्रेगनेंसी के। और वहाँ पे भी मैंने एक लाइन को दोबारा से ये बात पे जोर डाला था कि एनसीईआरटी खुद के लाइन को ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है। कैसे? मैंने ये बोला था, उस याद हो आपको लाइन में क्या लिखा हुआ है कि हर एक इंटरकोर्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं कर सकता है। लेकिन ये भी लिखा है कि एक छोटा सा एक सिंगल स्पर्म भी काफ़ी है ड्यूरिंग 8 to 21 डेज में फर्टिलाइजेशन के लिए। दूसरा लिखा है कि आप कितनी बार भी, बहुत बार भी सेक्स कर ले, सेक्सुअल एक्टिविटी कर ले, फिर भी वो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो, इसकी चांसेस बहुत कम होती है। इसके लिए सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या होता है? रीज़न क्या होता है? स्पर्म जो है, ह्यूमन मेल का स्पर्म 2 से 3 दिन तक क्या रह सकता है? जिंदा रह सकता है। 2 से 3 दिन तक जिंदा रह सकता है और इनमें एबल टू फर्टिलाइज ओवम, 2 से 3 दिन तक ही फर्टिलाइज करने की क्षमता होती है स्पर्म में। लेकिन एग या ओवम की बात करी जाए तो इसका क्षमता सिर्फ 1 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 1 दिन का। ये स्टार मार्क रखिएगा आप लोग। एग का क्षमता कितने दिन का होता है फर्टिलाइजेशन का? सिर्फ 1 दिन। यानी ओव्यूलेशन हुआ, उसके 24 घंटे के अंदर अगर स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया तब तो ठीक है। अगर 24 घंटे से 25वां घंटा हो गया तो ये एग क्या हो जाएगी? किसी काम की नहीं रह जाएगी। अब ये एग कंसीव करने के स्थिति में नहीं होती है। समझे बच्चों? इसीलिए चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत रेयर होता है। आप देखोगे इनफर्टिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि कितना दिक्कत होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। बहुत एक रेयर चांस होता है, कुछ घंटों का दौरान होता है जिस दौरान आपने सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म किया और उस दौरान ही प्रेग्नेंट होने की चांसेस होते हैं। तो देखो ये लिख लिए। चलो अब यहाँ पे ये क्या बनाया गया है? मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ फीमेल। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का बनाया गया है जिसमें कि ये कौन सा दिन है? 1st to 5th डे। 1st से लेकर के 5वां दिन, इसको क्या कहते थे? 5th डे, मेंस्ट्रुअल डे या ब्लीडिंग फेज। उसके बाद ये वाला देखो, इसमें क्या लिखा हुआ? इनफर्टाइल एंड दिस वन इज ओनली फर्टाइल ड्यूरेशन। दिस वन इज ओनली फर्टाइल ड्यूरेशन। आपको उस चैप्टर के हिसाब से पूछा है, लेकिन फर्टाइल ड्यूरेशन की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है? मिटा दो बच्चों। देखो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है? फर्टिलाइजेशन प्रोबेबिलिटी पहला 8वां से लेकर के 21वां दिन तक हो सकता है। उसमें नेक्स्ट 14वां से लेकर के 21वें दिन को क्या बोला जाता है? फर्टाइल पीरियड। मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी इसी दिन में कॉज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा होगा? 14th डे मोस्ट प्रोबेबल। आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद वाला जो होगा दिन, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल पीरियड में कहलाएगा। यानी अब आपको यहाँ पे बोला जाए फर्टाइल पीरियड, तो ये कौन सा दिन में आएगा? देखो यहाँ से 11, 12, 13, 14, 15, 16 लिखा है, यहाँ 17 तक कर दो। फर्टाइल पीरियड में लिखना आप लोग 10 से लेकर के 17 डेज, 10वां दिन से लेकर के 17वां दिन तक। कौन सा दिन तक? 10वां दिन से लेकर के 17वां दिन तक को क्या बोलाता है? फर्टाइल पीरियड बोलाता है। इस दौरान क्या होता है? चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी काफ़ी हाई होती है। तो अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? कॉन्ट्रासेप्शन में पढ़ रहे हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि प्रेग्नेंट ना हो। प्रेग्नेंट ना हो तो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स किस दौरान करना चाहेंगे? इस दौरान देखो ब्लीडिंग फेज में क्या होता है? सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करी जाती है, ठीक है। दूसरा, आप सेक्स किस दौरान करेंगे? इनफर्टाइल पीरियड में। चलिए नेचुरल मेथड हम लोग कह रहे हैं, इसमें लिखिएगा एक लाइन, मेथड प्रैक्टिस्ड नेचुरली, प्रैक्टिस्ड
नेचुरली टू प्रिवेंट, दिख रहा है ना बच्चों कलर, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को बचा ना हो प्रेग्नेंट, ऐसे के लिए कौन सा इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसी को नेचुरल मेथड कहते हैं। उसमें नंबर 1 लिखेगा, पहला मेथड है, सबसे पहला मेथड लिखेगा, इसको कहते हैं सेक्सुअल एक्ट ड्यूरिंग इनफर्टाइल पीरियड। ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका अगर नाम दिया जाए तो इसको कहते हैं क्या, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ये वर्ड को स्टार मार्क कर लीजिएगा, एब्स्टिनेंस, ABSTINENCE, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला मेथड कौन सा है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यानी कि पीरियड्स का, ह्यूमन फीमेल के पीरियड्स का वो दौरान, जिस दौरान में वो उनका कौन सा पीरियड चल रहा होता है, इनफर्टाइल डे चल रहा होता है, तो इन दिनों में आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है, बहुत चांस है कि आप ना हो प्रेग्नेंट। लेकिन इसका फेल्योर रेट की बात करी जाए तो 60 to 70% होता है इसका फेल्योर रेट। यानी ऐसा डाटा लिखा गया है, लेकिन इसके फेल होने के चांसेस कितने हैं, 60 से 70%। यानी कि 8वां से लेकर 21वां दिन तक पूरा चांस है, लेकिन हो सकता है कि आपका किस्मत अच्छा रहा तो ना हो, लेकिन इसके फेल्योर रेट देख लो कितने हैं, 60 to 70%। तो ये वाला क्या था हमारा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। चलिए नेक्स्ट, ए वाला मेथड था ये। दूसरा मेथड का नाम लिखिए बी मेथड में देखो, जहां पे ये इंडिकेट डायग्राम कर रहा है, बच्चे को एक माँ दूध पिला रही है, इस दौरान को दूध पिलाने को क्या कहते हैं, लैक्टेशन। दूध पिलाने को क्या कहते हैं, लैक्टेशन। आपको ध्यान हो, मैंने एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां पे नहीं होता है उसके लिए एक वर्ड बताया था, क्या था, एमिनोरिया। तो लैक्टेशन के दौरान ब्लीडिंग नहीं होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, इसीलिए उस दौरान को क्या कहते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया। चलिए बी नंबर में हेडिंग डालिए, लैक्टेशनल अमीनोरिया। लैक्टेशनल अमीनोरिया का मतलब क्या हुआ, ऐसा दौरान, वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, लैक्टेशन हो रहा है, यानी कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तकरीबन कितने दिनों का होता है ये, 6 महीने का होता है। तो उस दौरान में उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते हैं, जिसके वजह से उसके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट कम हो जाते हैं। लैक्टेशनल अमीनोरिया, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, lack of menstrual cycle during lactation। इसका टाइम ड्यूरेशन कितने दिनों का होता है बच्चों, टाइम ड्यूरेशन पे मैंने सवाल भी कराया था न्यूमेरिकल, कितने दिनों का होता है, 6 महीने का इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। इसका फेलियर रेट भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। फेलियर रेट कितना होता है, 40 to 50% के फेलियर रेट होती है। ये बुक डाटा के हिसाब से, लेकिन 6 महीने तक फेलियर रेट लगभग नेग्लिजिबल होता है। हाँ बच्चे, हो गया लैक्टेशनल अमीनोरिया, कोई डाउट? लिखने का टाइम मिल रहा है, ऐसा तो नहीं जल्दी हम मिटा दे रहे हैं।
लिख लियो। गुड। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो सी नंबर करके। देखो अब हमारा ये, इसका नाम भी याद रखिएगा, सी नंबर हेडिंग डालिएगा, सी नंबर। और सी नंबर में लिखिए, इसका नाम है कोइटस इंटरप्टस। क्या कहते हैं इसको? कोइटस इंटरप्टस। नाम देखो बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, लेकिन इतना खतरनाक ये है नहीं। इसको मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। यानी कि एक मेल को फील हो जाता है कि उसका इजैकुलेशन होने वाला, यानी कि सीमेन का इजैकुलेशन होने वाला है, मेल को फील हो जाता है। तो उससे जस्ट पहले, इजैकुलेशन से जस्ट पहले वजाइना से पेनिस को निकाल करके सीमेन को बाहर ड्रॉप कर देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोइटस इंटरप्टस। ठीक है। इसके मैं एक बात बताऊं, इसके फेल्योर रेट इन तीनों में सबसे ज़्यादा होता है। नेचुरल मेथड में सबसे ज़्यादा फेल्योर रेट इसी का होता है। अब आप लोग सवाल जवाब का एक जवाब देंगे कि इनमें 3 ग्लैंड हम लोगों ने नाम पढ़ा था, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पढ़ा था, सेमिनल वेसिकल भी पढ़ा था। इनमें से किसके सिक्रीशन ऐसे हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। ये 100% श्योर है एक मेल कि उन्होंने अपने पेनिस को बाहर निकाल लिया था जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, बावजूद उसकी एक फीमेल क्या हो जा रही है? प्रेग्नेंट हो जा रही है। तो उसके लिए कौन से ग्लैंड का सिक्रीशन रेस्पॉन्सिबल था? जवाब दीजिए आप लोग रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से। जवाब दे। जवाब नहीं बच्चों, जवाब दो। कौन सा ऐसा वो ग्लैंड है जिसका सिक्रीशन रेस्पॉन्सिबल हो सकता है? पूरा का पूरा इजैकुलेशन बाहर किया गया है, बावजूद इसके फीमेल प्रेग्नेंट हो जा रही है। इसके लिए कौन से ग्लैंड का रेस्पॉन्सिबल है? आप लोग जवाब दीजिएगा, रिवाइज कर लिया करो। नहीं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड गधो। मैंने वहाँ भी बोला था कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में बहुत कम चांस है कि प्रेग्नेंट कर सके, लेकिन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ क्या करता था मेनली काम कि वो पेनिस को जो यूरिनरी पैसेज थी, क्योंकि उसमें यूरिन के पीएच को नॉर्मलाइज करना था, इसीलिए बिफोर सीमेन एजैकुलेशन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को रिलीज कर देती है। लेकिन उसमें भी चांसेस हैं कि 1-2 स्पर्म भी प्रेजेंट हो या कुछ 1000 स्पर्म भी प्रेजेंट हो सकते, चांसेस हैं, होगा जरूरी नहीं है चांसेस। तो बहुत ऐसा चांस हो सकता है कि आपने इजैकुलेशन बाहर किया, बावजूद एक फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। क्यों? क्योंकि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन में भी प्रोबेबिलिटी है स्पर्म के प्रेजेंट होने की। समझे? बल्बो यूरेथ्रल का दूसरा नाम क्या था? जल्दी बताओ कमेंट में। कोइटस इंटरप्टस का सबसे ज़्यादा फेल्योर रेट, पहला फेल्योर रेट का रीज़न क्या है कि उस टाइम पे जो हार्मोन का लेवल होता है वो पीक पे होता है, तो बहुत एकदम वो होता है कि ज़्यादातर मेल नहीं इजैकुलेट कर पाते हैं बाहर, यानी पेनिस निकाल ही नहीं पाते, उससे पहले ही इजैकुलेट हो जाता है। चांसेस ऑफ फेलियर सबसे ज़्यादा हो गया। दूसरा, अगर वो निकाल भी लेते हैं तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वाला सिक्रीशन क्या कर सकता है? प्रेग्नेंट करने के लिए कैपेबल हो सकता है। तो इसीलिए ये वाला फेलियर रेट नेचुरली सबसे हाई होता है। कॉपर्स ग्लैंड। गुड। चलिए
क्लियर, नेक्स्ट चलें। चलो नेक्स्ट मेथड देखो, नेचुरल मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी एज इट इज इसको नहीं उतारना, मैं बता रहा हूँ क्या क्या उतारना है। नेचुरल मेथड हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड, यानी कि आर्टिफिशियली आप कैसे कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग में नंबर 1 था हमारा नेचुरल मेथड, नंबर 2 लगाएंगे आप लोग, नंबर 2 लगाइएगा आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का कौन सा मेथड? आर्टिफिशियल मेथड, यानी कि आप स्पर्म एंड ओवम के यानी स्पर्म एंड एग को मिलने से रोकना। कैसे रोकना? आर्टिफिशियली रोकना। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ का इस्तेमाल करके स्पर्म एंड एग को आप रोक देते हैं मिलने से। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं। आर्टिफिशियल मेथड का सबसे पहला मेथड है बैरियर। बैरियर का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा, बैरियर का मतलब होता है बांध। किसी भी जगह पे आप बांध लगा दो, अगर बैरियर लगा दिया जाए, अभी आपके और हमारे बीच में बैरियर टीवी है, वरना आप क्या होते, बाहर आकर के फ़ोन में घुस के निकल जाते, या हम फ़ोन के बाहर आकर के पढ़ा रहे होते, तो हमारे बीच अभी बैरियर क्या है? आपका फ़ोन का डिस्प्ले हमारे बीच का बैरियर है। तो वैसे ही स्पर्म एंड एग के मिलने के बीच में भी कोई बैरियर अगर आ जाए, जो कि अब स्पर्म को उस साइड ना जाने दे या एग को इस साइड ना आने दे, इसी को क्या कहते हैं? बैरियर। बैरियर मेथड का मतलब क्या हुआ? ऐसा मेथड जो कि प्रिवेंट करता हो स्पर्म एंड एग के मिलने से आर्टिफिशियली। लिखेंगे बैरियर्स में, लिखिएगा लाइन, एक लाइन देखिए, आर्टिफिशियल मेथड लिख लिए, उसमें भी लिखेंगे बैरियर्स। बैरियर्स में लिखेंगे आर्टिफिशियल मेथड that works as barrier for meeting of sperm and egg। ऐसे एग और स्पर्म के मिलने को रोक देना, किसी भी तरीके से एक बैरियर इन दोनों के बीच में खड़ा कर देना, इसी को क्या कहते हैं? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में सबसे पहला, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला क्या है? कॉन्डोम्स। क्या है? कॉन्डोम्स। इसमें भी 2 टाइप के कॉन्डोम होते हैं। देखो, एक कॉन्डोम है कॉन्डोम फॉर मेल, दूसरा कॉन्डोम फॉर फीमेल। कॉन्डोम फॉर फीमेल में आप लोग कहीं और से सर्च करें, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप देखेंगे तो आपको लगता है सर ये इस साइड भी ओपन है, उस साइड भी। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट सवाल आता है, जो इंडिविजुअली पूछा जाता है, इसको मैं पहले ही क्लास में डिस्कस कर दूं, ताकि आपको इंडिविजुअली पूछने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर आपको कहीं और से सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। हर किसी के माइंड में आता है ये वाला सवाल। देखिए, ये आपको दिख रहा है, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है, लेकिन एक्चुअल में दिख रहा है ओपन, लेकिन वन साइड क्लोज होता है। मैं पहले बता दूं, वन साइड क्या होता है? क्लोज होता है। डायग्राम से आपको देख के लगेगा कि दोनों साइड ओपन होता है, लेकिन दोनों साइड ओपन नहीं होता है, एक साइड ही सिर्फ ओपन होता है। फीमेल के कॉन्डम्स फीमेल खुद इंसर्ट करती है, लेकिन मेल्स के कॉन्डम मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉन्डम फॉर मेल। ये इस साइड क्लोज होता है, ठीक वैसे ही फीमेल में भी एक साइड क्लोज होता है। ठीक है, ये फॉर कॉन्डम्स फॉर फीमेल। चलिए लिखिए, इसमें 1-2 पॉइंट लिखिए कॉन्डम में। मोस्ट वाइडली यूज्ड, मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में पूरे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में कौन है? वो कॉन्डम्स। मेड ऑफ लेटेक्स या रबर। किससे बनी हुई होती है? लेटेक्स या रबर से बनी हुई होती है। ये एक प्रीवियस ईयर्स के सवाल में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, ये लाइन देखने को मिल जाएगा, कॉन्डम्स आर मेड ऑफ लेटेक्स या रबर। दूसरा लाइन एक और है जो आपको प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिल जाए, एक ही ब्रांड का डिस्कस किया है कॉन्डम के बारे में, निरोध, अ पॉपुलर मेल ब्रांड कॉन्डम।
मेल का कॉन्डम का एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है जिसका क्या नाम है, कॉन्डम। इसी के ब्रांड के बारे में सिर्फ एनसीईआरटी में जिक्र किया हुआ। एक प्रीवियस ईयर्स के सवाल में आपको एक लाइन में ये दिख जाएगा, निरोध मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। कोई डाउट? हाँ बच्चों, कोई डाउट? जल्दी जल्दी बताओ, कोई डाउट? गुड, चलो नेक्स्ट बात लिखेंगे कॉन्डम के बारे में ही। ये क्या करता है, कवर्स पेनिस इन मेल एंड कवर्स वजाइना कोमा यूटेरस इन फीमेल। फीमेल में वजाइना या यूटेरस को कवर करती है। लिख लिए? लिख लिए बच्चों? निरोध का वाला लाइन आप याद रखिएगा, निरोध वाला लाइन एनसीईआरटी का लाइन है। चलो नेक्स्ट, आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है कॉन्डोम। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, या फिर इसकी ऐसी क्या बेनिफिट है कि बाकी सारे डिवाइस से ये इतना आगे बढ़ चुका है। और इसकी इतनी, सबसे पहली बात इसकी ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग प्रमोशन। इसके जो प्रमोशन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, गवर्नमेंट के द्वारा भी इसके ब्रांडिंग को बढ़ावा दिया गया। इसके वजह से इसका बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इसके बढ़ावा होने का, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एसटीडीज। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ये बचाता है। बाकी कोई भी ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं है जो कि क्या चीज़ से बचाता हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता हो। इसलिए सबसे बड़ा रीजन यही वाला है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है। द ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है। नेक्स्ट और क्या बेनिफिट है, डू नॉट अल्टर विथ सेक्सुअल प्लेजर। सेक्सुअल प्लेजर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करता है ये, समझे। नेक्स्ट, इजी टू वेयर एंड रिमूव। इसको लगाना और हटाना बहुत आसान है। और इंडिया में गांव में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसीलिए हुआ क्योंकि ये चीप टू बाय है, खरीदने में सस्ता है। ये कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स चलाई गई है, अभी भी गांव में गवर्नमेंट के तरफ से फ्री में कॉन्डम्स बांटे जाते हैं। गवर्नमेंट के तरफ से अभी भी फ्री में कॉन्डम्स का डिस्ट्रीब्यूशन आज भी चल रहा है, समझे। हो गया। देखो और रीजन बताओ क्या हो सकता है। इजीली, देखो अल्टर है, इजीली क्या है, अवेलेबल भी है। इजीली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है, इसीलिए भी ये इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स है कॉन्डम्स के। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एसटीडीज। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एसटीडी से ये आपको बचाता है। गुड। तो यहाँ तक हमने, देखो आज हमने क्या पढ़ा, पहले तो कुछ फैक्ट पढ़े, पॉपुलेशन बढ़ता हुआ बढ़ा, कब क्या था, फिर बढ़ा, क्यों बढ़ा वो पढ़े,
अब उसको क्या करना था, रीज़न क्या था क्यों बढ़ने का। उसके बाद अब उस पर चिंता हुई गवर्नमेंट को चिंता हुआ तो गवर्नमेंट ने कौन सा प्लान लाया, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्लान लाया। अब इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन को रोका कैसे जाए या इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए उसको पढ़े हमने। उसमें बाद हमने पढ़ा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में भी सबसे पहला पढ़ा हम लोग नेचुरली कैसे रोक सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा आर्टिफिशियल का एक तरीका पढ़ा हमने बैरियर में भी क्या पढ़ा हमने, सिर्फ कॉन्डोम्स के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्डोम्स के बारे में और लिख लीजिएगा, फीमेल कॉन्डोम्स आर नॉट सो पॉपुलर। फीमेल कॉन्डोम्स इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स वेयर कॉम्प्लेक्सिटी। पहनने में इसको काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी जिसके वजह से क्या हो गई, फीमेल कॉन्डोम्स की ज़्यादा डिमांड नहीं हो पाई, ठीक है बच्चों। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, बेनिफिट्स ऑफ कॉन्डम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैरियर मेथड का और सारा तरीका पढ़ेंगे। देखो मेल के लिए यही एक तरीका है, अब जितने भी मेथड हम लोग पढ़ेंगे तकरीबन फीमेल्स के लिए ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग रिवाइज करते हुए आइएगा, रिवाइज करने का जरूरत भी नहीं है, आप लोग बस इसी वीडियो को एक बार 2 के स्पीड पे करके फटाफट से आप देख लेंगे तेजी से। दोबारा आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत है, सिर्फ आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, बस इतना काम कर लीजिए। इनफैक्ट मैं ये बता दूं कि आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। आप बस एक बार और फिर से लेक्चर देख लेना 2 के स्पीड पे करके और एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसके बाद आपको जिंदगी में दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्लास से। बाय बाय, थैंक यू बच्चों। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर, बाय बाय। लाइक्स कर देना सब लोग।